डॉक्टर सुधांशु कुमार कलकत्ता विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। उन्होंने नामवर जी के छात्र रहे हैं। इन्होंने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी एमए की उपाधि प्राप्त की है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख आलेख प्रकाशित है। कंपनी राज और हिंदी नामक पुस्तक जो है इनकी राजकमल से आई हुई है। और हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सुधांशु कुमार एक अच्छे वक्ता है और इन्हें विभिन्न संगोष्ठी में वेबिनारों में इन्हें सुनते हुए देखा गया है और हमने भी सुना है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि डॉक्टर सुधांशु कुमार के विचार, उनका वक्तव्य जो है हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। इसलिए मैं फिर से एक बार डॉक्टर सुधांशु कुमार से आग्रह करता हूं कि वो इस मंच पर आए और प्रेमचंद के बारे में अपने विचार रखें। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है संदीप जी? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप जी बोलिए। आ रही है। संदीप जी आवाज़ आ रही है? मैं हो रहा है जिससे जी, आ अगर रही है, आप ठीक अपना वक्तव्य रखें। ठीक। चितरंजन कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय श्यामलेंदु जी, आज के अतिथि वक्तागण संदीप जी, विकास जी, प्रियंका जी और अग्रज ऋषिकेश जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक अजीत जी, IQAC की समन्वयक पारुमिता जी, राजेश जी और साथी। अभी लगभग एक हफ्ते पहले ही मैंने बंगाल का ही एक कॉलेज है, शिवपुर दीनबंधु कॉलेज, वहाँ पे प्रेमचंद पर ही मैंने एक वक्तव्य रखा है और उस वक्तव्य में कई ऐसी बातें थीं जिन्हें आज भी कहना ज़रूरी था, लेकिन मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूँ ताकि उसका दोहराव ना हो। और इसको वक्तव्य के आरंभ में इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु श्रोताओं को लगे कि आज नहीं है, तो वो उसे एक दूसरे लिंक में भी देख सकते हैं, जो यूट्यूब पर उनका लिंक उपलब्ध है। तो आज के इस वक्तव्य को उसी वक्तव्य की कंटिन्यूटी में देखा जाए, जो उस वक्त जो बिंदु रखे गए। देखिए, न तो भारत कोई स्थिर भूभाग रहा है, न ही भारतीयता कोई स्थिर अवधारणा है। न भूभाग स्थिर रहते हैं और न विचारधाराएं स्थिर रहती, निरंतर उनमें बदलाव होता रहता है। भूगोल को पढ़ने वाले लोग ये जानते हैं कि जिन महाद्वीपों पे हम रह रहे हैं, ये महाद्वीप भी स्थिर नहीं है, इनमें भी एक गतिशीलता है। और जहां आप आज हिमालय देख रहे हैं, वहां कभी पानी हुआ करता था। तो इन्हीं अस्थिरताओं के बीच, ये जो लगातार परिवर्तन है, इन्हीं परिवर्तनों के बीच लोग अपना अपना भारत और अपनी अपनी भारतीयता तलाशते रहते हैं, अपने अपने भारत की, अपने अपने हिंदुस्तान के निर्माण की कोशिश करते रहते हैं। 1920-30 के दशक में प्रेमचंद भी अपने एक ऐसे ही भारत का निर्माण करने का, उसे रचने का, उसे पाने का प्रयास कर रहे थे। जब प्रेमचंद यह कोशिश कर रहे थे, तो ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान अविभाजित था, यानी बांग्लादेश या पाकिस्तान का जो इलाका है, वो उस अविभाजित भारत का हिस्सा था। तो प्रेमचंद जब गोदान में, कफन में या कर्मभूमि में लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर रहे थे, पीड़ा या दुख को अभिव्यक्त कर रहे थे, उनकी खुशियों को अभिव्यक्त कर रहे थे, तो वे सिर्फ वर्तमान भारत की सीमाओं के हिसाब से इसे नहीं कर रहे थे। उसमें लाहौर, कराची, ढाका और उसके आसपास के तमाम इलाकों के लोगों की भी आशाएं आकांक्षाएं अभिव्यक्त हो रही। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसे समझिए कि भारतीयता या भारत जो है, उसमें एक निरंतर उस विचार में एक बदलाव आता रहता। तो आज जब स्थितियां बदल गई हैं, चीजें बदल गई हैं, सीमाएं बदल गई हैं, तो वही जिनको लेकर प्रेमचंद
इतने सतर्क और इतने चेतनशील थे, आज उन्हीं लोगों के प्रति हमारा व्यवहार में बदलाव आ चुका है, हमारे रवैये में बदलाव आ चुका है। विचारधाराएं तो खैर प्रेमचंद के समय से बहुत ज़्यादा बदल चुकी। यह बदलाव इतना अधिक है कि भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर जो परिकल्पना युग की सत्ताधारी ताकतें सूचना और संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा भारतीय जनता की चेतना में प्रस्तुत कर रही हैं, पेश कर रही हैं, उससे बिल्कुल अलग किस्म की अवधारणा थी जो प्रेमचंद के हिंदुस्तान की, प्रेमचंद के साहित्य में जो हिंदुस्तान अभिव्यक्त होता है, वह बिल्कुल अलग। आजादी के पहले भी प्रेमचंद के समानांतर एक ही समय में कई तरह की भारतीयताएं रची जा रही थी। क्रांतिकारियों की भारतीयता की समझ अपनी थी, हिंदुस्तान की समझ अपनी थी, नेहरू जी की अपनी थी, गांधी जी की अपनी थी, मुस्लिम लीग की अपनी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी थी। सबकी भारत की दृष्टि अलग अलग, इस तरह से भारतीयताएं रची जा रही थी। और उसी के बीच में जो जनता है, जनता भी अपने अपने तरीके से भारत को समझने की कोशिश करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भौतिक परिस्थितियां होती हैं या भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, उसके हिसाब से जनता अपनी इस अवधारणा को विकसित करती है। यानी जैसे कि जो आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है, उसमें एक चरित्र पूछता है कि ये पाकिस्तान है कहाँ। उसको ये समझदारी ही नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ है, उसे लगता है कि अगल बगल कहीं पाकिस्तान एक खड़ा हो गया हो। तो उसकी जो पाकिस्तान की समझदारी है, वो मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की समझदारी से बिल्कुल अलग है। या रेणु के मेला अंचल का जो मेरीगंज गांव है, मेरीगंज गांव का एक चरित्र जिसने गांव की सीमाओं को कभी पार ही नहीं किया, उसकी भारतीयता की समझ बाकी लोगों की भारतीयता की समझ से या भारत की समझ से अलग होगी। तो इसी तरीके से प्रेमचंद भी इन परिस्थितियों में अपने आप से संघर्ष करते हुए, अपनी चेतना को परिवर्तित करते हुए और सामाजिक स्थितियों से संघर्ष करते हुए अपनी भारतीयता रचने की कोशिश कर रहे थे, अपनी भारतीयता को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जो भारतीयता से उनकी समझ थी। आजादी मिली, लेकिन प्रेमचंद जिस हिंदुस्तान की बात करते हैं, जिस भारत की बात करते हैं, उस भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। रूढ़िवाद में ग्रस्त, जातिवाद से ग्रस्त, सांप्रदायिकता से ग्रस्त जो हिंदुस्तान है, जो सामंतवाद और पूंजीवाद के गठजोड़ से त्रस्त हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन प्रेमचंद जिस स्वराज की बात करते थे, वो स्वराज हमारे नसीब में नहीं आया। तो हमें लगातार ये कोशिश करती रहनी है कि प्रेमचंद के हिंदुस्तान को समझने की और उसे पाने की कोशिश करें। यही आज के विषय की प्रासंगिकता भी है। और उन रूढ़ियों के खिलाफ खड़े हों, उन समस्याओं के खिलाफ खड़े हों, जिसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय गौरव प्रेमचंद खड़े थे। इस दृष्टि से जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, वो है कि प्रेमचंद का जो हिंदुस्तान था, वो आजकल का जो उत्तेजना परक, घृणा और हिंसा आधारित या अस्मिताओं में कैद जो राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद से, उस राष्ट्र से उनकी चेतना बहुत अलग थी। आज राजनीतिक फायदे के लिए बार बार यह किया जाता है कि लोगों की दृष्टियों को मूल प्रश्नों से भटकाए रखने के लिए, उनकी चेतना को सचेत प्रश्नों से दूर रखकर कुंद करने के लिए एक ऐसे राष्ट्रवाद का विकास किया जा रहा है जिसमें राष्ट्र के निवासियों पर ध्यान ही नहीं है, उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं, बेरोजगारी या दूसरी समस्याएं जो हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं है। संवैधानिक मूल्य जो हमें लोकतांत्रिक अधिकार देते हैं, उन लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत ससम्मान जीवन यापन करने देने की ओर ध्यान नहीं है, और सारा ध्यान है पाकिस्तान की ओर। यह घृणा आधारित, हिंसा आधारित राष्ट्रवाद प्रेमचंद के यहाँ नहीं था। उनके साहित्य में ऐसा हिंदुस्तान नहीं दिखता। आप सोचिए कि इस तरह का राष्ट्रवाद कितना प्रेम या कितना सौहार्द पैदा करेगा, इसे समझने की जरूरत है। तो प्रेमचंद के हिंदुस्तान में हिंसा के लिए जगह नहीं थी। प्रेमचंद हिंसा आधारित समाज के सख्त खिलाफ थे। इसका सबसे जो रुचिकर प्रमाण है वो ये है कि जब 1930 के दशक में प्रेमचंद अपने स्वराज की परिकल्पना गढ़ रहे थे, तो उसी वक्त क्रांतिकारियों की भी राजनीति काफी आगे बढ़ी हुई थी। लेकिन बंगाल में आतंकवाद की चर्चा करते हुए, 1932 में बंगाल में आतंकवाद की चर्चा करते हुए प्रेमचंद ने, यहाँ आतंकवाद से उनका तात्पर्य क्रांतिकारियों के संदर्भ में है,
की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि कब इन्हें ये समझ में आएगा कि इनकी हरकतों से जो काम ये कर रहे हैं, उससे राष्ट्र की उन्नति में बाधा ही पहुँच रही है। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद क्रांतिकारियों के महत्व को नहीं जानते थे, उनकी भूमिका को नहीं जानते थे, लेकिन उनके लिए साधन महत्वपूर्ण। वो जिस राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे थे, जिस हिंदुस्तान को पाना चाह रहे थे, उस हिंदुस्तान में हिंसा के लिए जगह नहीं थी। ये बिल्कुल गांधी जी वाली ही दृष्टि थी। गांधी जी ने जब चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया, तो उसके पीछे कारण ये था कि वो हिंसा का समर्थन, ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते थे कि आज़ादी के बाद जिसकी नींव हिंसा पर खड़ी हो। तो इन दोनों महानुभावों ने साधन को, सिर्फ साध्य नहीं, दोनों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। क्या हम उस सपने को साकार कर पाए, एक ऐसा देश बना पाए जिसमें हिंसा का कोई महत्व ना हो? आज़ादी के तुरंत बाद गांधी जी को जिस तरह से गोली मारी गई, और आजकल अगर आप खबर देखें, पिछले हफ्ते की खबर है कि गुड़गांव में एक व्यक्ति को कुछ गुंडों ने, अपराधी किस्म के लोगों ने हाथ में हथियार लेकर उसे हथौड़े से मारने की मारा, पुलिस की मौजूदगी में। इतना ही। तो जो लोग हिंसा कर रहे हैं वही न्यायाधीश बने भी घूम रहे हैं। तो इस तरह की हिंसा को प्रेमचंद के साहित्य में, प्रेमचंद के चिंतन में कहाँ तक जगह मिलती, जब प्रेमचंद अपने क्रांतिकारियों की, जिनके इतने महत्व उद्देश्य थे, उनकी हिंसात्मक गतिविधियों के पक्ष में नहीं खड़े होते। तो आप सोचिए कि हम किस हिंदुस्तान में आ गए हैं। यह हिंदुस्तान प्रेमचंद का हिंदुस्तान नहीं है। यह जो हिंसा है वो पैदा होती है लगातार नफरत की भावना से, घृणा की भावना से, और आज उसमें एक नई ऊंचाई हासिल हो चुकी है। सोशल मीडिया और संचार तंत्र के माध्यम से जिस तरह से घृणा परोसी जा रही है, जिस तरह से उसको बेचा जा रहा है, वह दुखद है। रफाल अभी अभी हिंदुस्तान आया, और रफाल के माध्यम से मुनाफा कमाने के लिए जिस तरीके से दिन भर घृणा परोसी गई और उसके माध्यम से मुनाफा कमाया गया, वह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो युद्ध जो है वो आज के दौर में एक कमोडिटी बन गया, एक उत्पाद बन गया। अब वो एक युद्ध घटनाएं नहीं रही, युद्ध प्रोडक्ट बन चुकी, और उन प्रोडक्ट्स को भी वैसे ही बेचा जाता है एक अच्छे पैकेज में, जैसे आप किसी चॉकलेट को बेचते हैं, वैसे ही उसे भी तेज आवाज में या स्क्रीन पर दूसरे तरह के दृश्यों को दिखाकर उसे भी उत्तेजना के माध्यम से, घृणा के माध्यम से बेचा जाता है। तो यह घृणा कहीं रुकती नहीं है। आप एक समय में दूसरे देश के लोगों से घृणा कर सकते हैं, लेकिन यही घृणा बाद में अपने ही देश में अपने से इतर अस्मिताओं के प्रति वह घृणा की भावना बढ़ती जाती है। यह प्रेमचंद का हिंदुस्तान नहीं है। अभी मैंने बताया कि किस तरीके से गोरक्षा के नाम पर करने वाले जो अपराध हैं, जो अपराध हुए हैं, उन्हें मीडिया के लोग ही गौरक्षक बुलाते हैं इन अपराधियों को। यह टर्म ही अपने आप में कितना खतरनाक है कि जो हिंसा करते घूम रहे हैं उन्हें रक्षक के रूप में याद किया जाए। यह राजनीति के अलग अलग खेल हैं, लेकिन जिस स्वराज की परिकल्पना प्रेमचंद रखते हैं, वह किसी एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय, एक भाषा का स्वराज। आ- आजादी मिलने मात्र से आप ये मत सोचिएगा कि प्रेमचंद का स्वराज हासिल
तकनीकी कारणों से संदीप जी, डॉक्टर सितांशु कुमार का नेटवर्क की वजह प्रॉब्लम होने की वजह से मैं ये दिक्कतें आ मैं रही सितांशु है। जी जुड़ गए हैं। तो सितांशु जी जुड़ गए हैं। मैं सुनाई दे रहा हूँ हाँ, संदीप जी। जी आप सुनाई दे रहे हैं, आप अपनी बात जारी रखें। ठीक है। तो जो सांप्रदायिकता की मैं बात कर रहा था कि जब हिंदुस्तान में उपन्यास लिखे जाने शुरू होते हैं तो उसके कुछ ही समय बाद आप ये देखते हैं कि प्रारंभिक दौर के कुछ ऐतिहासिक उपन्यास, मैं परवर्ती दौर की बात नहीं कर, इन प्रारंभिक दौर के ऐतिहासिक उपन्यासों का चरित्र कुछ अलग किस्म है। गोपाल गोपाल राय गोपाल राय जो हैं, गोपाल राय यह अपने अपनी पुस्तक में यह बताते हैं कि किस तरीके से इन प्रारंभिक उपन्यासों में एक तरह की कुतूहल, एक तरह का रोमांच विकसित होता है और इस कुतूहल रोमांच के साथ ही बाजार का प्रभाव इन उपन्यासों पर पड़ने लगता है। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी परिघटना होती है कि इन उपन्यासों में एक किस्म की पुनरुत्थान भावना का विकास होता है। यह पुनरुत्थान भावना श्रेष्ठ भी हो सकती थी, लेकिन जिस पुनरुत्थान भावना का यहाँ पर विकास होता है उसमें अतीत की अच्छी या बुरी कोई भी चीज हो हिंदुस्तान की, उसे सही साबित करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। और कुछ ही समय बाद आप देखते हैं कि ये जो प्रारंभिक ऐतिहासिक उपन्यास हैं, उनका जो पुनरुत्थान है वो सांप्रदायिक शक्ल ले लेता है। किशोरीलाल गोस्वामी इसके एक प्रमुख उपन्यासकार हैं, जिन्होंने अपने उपन्यासों में पूरे प्लानिंग के साथ पूरा तय करके हिंदू चरित्रों को श्रेष्ठ ठहराया और मुस्लिम चरित्रों को बतौर खलनायक प्रस्तुत किया। इसी पे काशी प्रसाद जायसवाल ने बहुत दुखी होकर यह लिखा कि जिस तरह के उपन्यास लिखे जा रहे हैं, इन उपन्यासों से मेल बढ़ना तो दूर की बात, लगातार घृणा और नफरत का प्रसार हो रहा है। इस तरह की पृष्ठभूमि, इस तरह की सांप्रदायिकता की भावना से ग्रस्त जो उपन्यास का दौर था, उसके बाद प्रेमचंद अपना उपन्यास लेकर आते हैं और एक सामासिक संस्कृति की समझदारी के साथ अपनी भारतीय, एक ऐसी भारतीयता की समझ के साथ जिसमें तमाम धर्मों संप्रदायों के लिए जगह रही है, उस सामाजिक संस्कृति की समझ के साथ सांप्रदायिकता के खिलाफ आकर खड़े हो जाते हैं तुरंत। यह सांप्रदायिकता की समझदारी प्रेमचंद की है। और आज जब दुनिया जो है बहुसंख्यकवाद से आक्रांत हो चुकी है, पूंजीवाद ने इस बहुसंख्यकवाद का प्रयोग करके बहुत फायदा कमाया और दुनिया भर के तमाम देशों में, ये किसी एक देश की बात नहीं कर, चीन में आप देखेंगे कि उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या हुआ। बर्मा ने अभी जो है अपने मुसलमानों को वहां से, देश के मुसलमानों को खदेड़ा, या मिडिल ईस्ट में या अफगानिस्तान में जो गैर मुस्लिम है उनके साथ जो हुआ, या फिलिस्तीनी जनता के साथ यहूदी समाज ने जो किया, या अमेरिका में आज के डेट में जो इमिग्रेंट्स हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ जो हो रहा है। हिंदुस्तान में भी स्थिति कोई अलग नहीं है। दुनिया भर में बहुसंख्यकवाद अपनी चरम आक्रामकता के साथ पूंजीवादियों के मुनाफे की चीज बन चुका है। एक ऐसे समय में प्रेमचंद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साहित्य यहाँ यह भूमिका अदा कर सकता है कि उस जीवन के यथार्थ से हमें परिचित कराता रहे जिसके बारे में भ्रमों की निर्मित की जा रही। तो हिंदुस्तान का तो ये इतिहास रहा है कि साहित्यकारों ने यह काम किया है। कबीर, जायसी, रहीम या नजीर, ये लोग हिंदू नहीं थे, लेकिन अपने से इतर अस्मिता के बारे में इन्होंने पूरी गहराई से उनके जीवन का चित्रण किया, उनके बारे में बातें की। तो एक ऐसे साहित्य की जरूरत है जहां पर काया प्रवेश को ध्यान में रखते हुए अपने से इतर संस्कृति में प्रवेश करने की का सामर्थ्य रखने वाले रचनाकारों की जरूरत है। तो प्रेमचंद इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। आज कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि हमारे साहित्य से मुस्लिम चरित्र गायब होते जा रहे हैं। प्रेमचंद के साथ ऐसा नहीं था। लोगों ने बताया है कि प्रेमचंद के साहित्य में एक से एक ऐसे मुस्लिम प्रामाणिक चरित्र थे जिनसे आप तुरंत संबंध बना सकते हैं। हामिद हो, सकीना हो, सलीम हो, मिर्जा हो, इब्राहिम अली हो, जुमन शेख हो, गजनवी हो, एक से एक ऐसे मुस्लिम चरित्र प्रेमचंद ने दिए जिसने ये प्रमाण दिया कि प्रेमचंद में यह सामर्थ्य था कि वो अपने से इतर अस्मिताओं के साथ भी उतनी ही गहराई से उतर सकते। इसी तरह से करबला नाटक की भूमिका में प्रोफेसर गोपाल प्रधान ने इसे अपने एक लेख में उद्धृत किया है और बताया है कि किस तरीके से करबला नाटक की भूमिका में प्रेमचंद यह लिखते हैं कि हिंदुस्तान में यह कितने शर्म की बात है कि जो हिंदू जाति है उसको अभी तक अपने मुस्लिम जो चरित्र हैं, सच्चरित्र हैं इतिहास के, उनके बारे में ज्ञान नहीं है। अगर एक देश में इतने समय से विभिन्न धर्मों के लोग रह रहे हैं तो ये हमारे जातीय
संस्कृति को मजबूत करने के लिए यह चीज जरूरी है कि एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के जो महान चरित्र हैं उनका ज्ञान हो। तो प्रेमचंद इस उद्देश्य के साथ करबला नाटक लिखते हैं। प्रेमचंद एक कदम आगे निकल जाते हैं। हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी कौमी जबान का विकास प्रेमचंद करना चाहते हैं जो हिंदुओं मुसलमानों सबकी कौमी जबान, और ये काम गांधी जी करना चाहते हैं, प्रेमचंद करना चाहते हैं। तो अपने जातीय संस्कृति का निर्माण या सांप्रदायिकता को खत्म करने का प्रयास ये इसी तरीके से हो सकता है जब आपका साहित्य, आपके साहित्यकार प्रेमचंद की तरह अपने से इतर अस्मिताओं के बारे में उतनी ही गहराई से विश्लेषण विवेचन करें जैसा कि प्रेमचंद करते हैं। सिर्फ फेसबुक या ट्विटर पे ईद मुबारक विश करने से जातीय संस्कृति नहीं बनती। अगर आप धार्मिक संस्कृति को खत्म करके एक जातीय संस्कृति बनाना चाहते हैं, एक ऐसी संस्कृति बनाना चाहते हैं जिसमें सबके लिए जगह हो, तो वह प्रेमचंद के रास्ते से होकर जाता है। तो प्रेमचंद क्रमशः इस तरह के हिंदुस्तान का निर्माण कर रहे थे जिसमें से अपने इतर की संस्कृति के लिए जगह हो, जिसमें हाशिए के समाज के लिए जगह हो। गोदान जो है, गोदान को रामविलास जी जब पढ़ते हैं तो रामविलास जी उसे कहते हैं कि उसके आर्थिक प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं कि किस तरीके से महाजनी सभ्यता की समस्याओं की ओर वह इशारा करता है, किस तरह से ऋण की समस्या की ओर वह इशारा करता है। लेकिन इसी के साथ आप अगर और प्रगतिशील आलोचकों के पास जाते हैं तो रामविलास जी के ही क्रम में वीर भारत तलवार और दूसरे कई प्रगतिशील रचनाकार आलोचक उभर के आते हैं जो ये बताते हैं कि गोदान सिर्फ अर्थतंत्र की आलोचना नहीं है, वो भारतीय उपनिवेश, भारत में जो उपनिवेशवाद था उस औपनिवेशिक समाज की धार्मिक सांस्कृतिक आलोचना भी है, वह सिर्फ आर्थिक आलोचना नहीं है। यानी होरी जो तबाह होता है, होरी जो बर्बाद होता है, सिर्फ इसलिए नहीं बर्बाद होता है कि वो महाजनों ने उसे लूट लिया, वही इसलिए बर्बाद होता चला जाता है क्योंकि मर्यादाएं उसे बर्बाद करती चली जा रही। तो इस लिहाज से प्रेमचंद आज के हिंदुस्तान को समझने के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म और संस्कृति के नाम पर जो वितंडावाद खड़ा किया जाता है उसकी ओर प्रेमचंद बहुत पहले ही इशारा करने लगते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी विशेषता प्रेमचंद की निकल कर आती है कि वो अपने से इतर अस्मिताओं को पहचानने समझने की जबरदस्त सलाहियत, उनमें क्षमता वो रखते हैं। प्रेमचंद जब उपन्यास के क्षेत्र में आए उन्होंने क्रांतिकारी काम किए, भाषा बदली, उपन्यास का चरित्र बदला, उसके नायक बदले, तमाम तरह के परिवर्तन। उसके बाद उन्होंने नए मध्यवर्गीय, जो निम्न मध्यवर्गीय चरित्र हैं उनको जगह दी, किसानों मजदूरों को जगह दी। लेकिन इसके साथ भी वो एक बड़ा काम करते हैं कि उनके साहित्य में दलित जीवन दिखाई देने लगता है। पहली बार ये होता है कि इतना स्पेस दलित समाज को हिंदी साहित्य में मिलना लगता है। देश के कितने बुद्धिजीवी थे जो यह काम कर पा रहे थे? बहुत कम लोग थे जो जिन्होंने दंश ना झेला हो। प्रेमचंद ने यह दंश नहीं झेला था, लेकिन प्रेमचंद यह करने में समर्थ थे। राजनीतिक बहसों में जब ये किया जाता है कि बड़े महाआख्यानों के आवरण में कई बुनियादी प्रश्न छोड़ दिए जाते हैं, जो अक्सर होता आया है, जिसको दलित समुदाय ने सबसे ज्यादा झेला है, प्रेमचंद इस चीज को उसी वक्त समझ रहे थे और उन्होंने बड़े महाआख्यानों के होने के बावजूद दलित समाज के प्रश्नों को साहित्य के केंद्र में लाने की कोशिश की। तो प्रेमचंद ने उपन्यास विधा के माध्यम से दलित जीवन के संदर्भ में जिस प्रगतिशील चेतना का विकास किया, उसी के आधार पर परवर्ती समय के प्रगतिशील लेखकों ने या दलित आंदोलन के पुरोधाओं ने अपने आंदोलन का विकास किया। आज जब समय बदल गया है तो ढेर सारे लोग ये सवाल उठाते रहे हैं कि प्रेमचंद के चरित्र, दलित चरित्र इतने क्रांतिकारी नहीं। यह कुछ ऐसी बात हो गई कि देश कालगत परिस्थितियों को हम लोग ध्यान में रखना छोड़ दें। आप गारसा दत्तासी से बोलें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह का इतिहास क्यों नहीं लिख दिए, और कबीर से यह बोला जाए कि उन्होंने डेमोक्रेसी की बात क्यों नहीं की, कबीर ने लोकतंत्र की बात क्यों नहीं की। तो इस तरह की बातों से साहित्य का कल्याण होने वाला नहीं है। हमें प्रेमचंद को इस तरह से देखना होगा कि वो अपने समय से कितना आगे हैं, इस तरह से नहीं देखना होगा कि वो आपके समय से कितना पीछे हैं। तो प्रेमचंद का जो यथार्थवाद था वो ऐसा यथार्थवाद था कि सिर्फ दलित चरित्र ही नहीं, गैर दलित चरित्र होरी भी जो है वो ऐसा नहीं दिखता है कि वो तुरंत क्रांति की मशाल लेकर निकल चुका है। गंगी का पानी न भर पाना और गुस्से से भरा होना, यही वो प्रतिरोध था जो उस समय तक संभव होता दिखाई दे रहा था। लेकिन आपको इसके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जगह जगह
जितना राजनीतिक मंचों पे जितना प्रतिरोध दिखाई दे रहा था दलित समाज का, या सामाजिक मंचों पे जितना प्रतिरोध दिखाई दे रहा था, उससे अधिक प्रतिरोध प्रेमचंद के साहित्य में जगह जगह दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, या सदगति में लाश का न उठाया जाना, या माता दीन के मुंह में हड्डी ठूसा जाना, इस तरह की ढेरों प्रसंग हैं जिससे आप परिचित हैं, इसलिए मैं उसका दोहराव नहीं करना चाहता। जो उनकी चेतना को दिखाता है, अपने से इतर अस्मिता को समझने की उनकी क्षमता को दिखाता है, और यथार्थ को सही ढंग से रखने की उनकी क्षमता को दिखाता है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा काम वो करते हैं, वो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था फंक्शन कैसे करती है, उसकी वो पोल खोल के रख देते हैं। किस तरीके से हाशिए के साथ उनके साहित्य से निकल के आता है। तो या तो प्रेमचंद यह दिखाते, या अपने चरित्रों को क्रांति का मशाल लेके चलते हुए दिखाते। तो प्रेमचंद ने जो दिखाया वो उस समाज की सच्चाई है, वो उस समाज की नहीं, आज भी सच्चाई है कि दलित समुदाय के ढेर सारे लोग अभी भी उस भुलावे में या उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के उन भ्रमों के शिकार हैं, जो प्रेमचंद अपने साहित्य में दिखाने की कोशिश करते हैं। सवा सेर गेहूं में प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि ब्राह्मण की बही में नाम रह गया तो स्वर्ग जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरीके से सदगति में पिता की यह चिंता है कि उसे अपनी बिटिया के लिए सही मुहूर्त तलाशना है। अगर सही मुहूर्त नहीं तलाशा गया तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा, और ये सारे काम हो सकते हैं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसी के माध्यम से। या गोदान में जब माता दीन के साथ यह होता है कि उसके मुंह में हड्डी डाली जाती है, तो बाद में उसे गोबर और गोमूत्र से उसकी असुचिता के कीटाणु को मारने का प्रयास किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो समाज है, भले उसे ब्राह्मण मान ले, लेकिन उससे अपने धर्म कर्म के काम नहीं करवाती, जिससे माता दीन की आंखें खुलती हैं। ये प्रेमचंद का साहित्य है कि वो उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पोल को ही खोलकर रख देते हैं। हिंदुस्तान की इतनी दूर दृष्टि, इतनी दूर की समझ प्रेमचंद के पास थी। तो इस दृष्टि से यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने साथ हुए शोषण की कहानी यह कहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। निश्चित रूप से कहना चाहिए। अगर समाज इतना सचेत नहीं हुआ है, अगर साहित्य इतना गंभीर नहीं हुआ है, अगर वो इतना व्यक्ति केंद्रित, आत्म केंद्रित है कि वो दूसरों की बातों को नहीं उठा रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने साथ हुए कष्टों, भ्रमों, कष्टों और जो पीड़ाएं हैं उनको अभिव्यक्त करें। लेकिन और साहित्य महान तब होता है जब आप दूसरे के कष्टों, दूसरे की पीड़ाओं को भी उसी गहनता से अभिव्यक्त करें। तो दलित साहित्य ने या अस्मिता के साहित्य ने उस पहले पड़ाव को पा लिया है कि उसने अपनी पीड़ाओं को गहनता से अभिव्यक्त की है। अभी प्रेमचंद का हिंदुस्तान पाने के लिए जिस हिंदुस्तान की वह परिकल्पना करते हैं, तो उन्हीं की तरह से यह प्रयास करना होगा कि जिनकी जिनकी पीड़ाओं को जगह नहीं मिली है, उनकी पीड़ाओं को जगह देने का प्रयास किया जाए। यही साहित्य का दायित्व है। मुझे लगता है कि मैं काफी देर बोल चुका हूँ। मैं भाषाई राजनीति और प्रेमचंद की सौंदर्य दृष्टि, हिंदुस्तान के लिए उसका कितना महत्व है, इस पर बात करना चाह रहा था, लेकिन समय को देखते हुए मैं अपने आप को यहाँ रोक रहा हूँ। सिर्फ निष्कर्ष के रूप में मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जो पिछले कुछ वर्षों में, कई वर्षों में पिछले किसानों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्या की, जिनके आंकड़ों की हमको जानकारी मिलती रहती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये हुआ है कि अब वो आंकड़े भी हमें नहीं मिल रहे हैं। पुराने जो आंकड़े हैं उनसे यह जानकारी मिलती थी कि लगभग 12,000 किसानों के आसपास प्रतिवर्ष जो है आत्महत्या कर रहे हैं। इस वर्ष भी किया होगा। लेकिन जो टेलीविजन के चैनल हैं, उन्होंने दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के अलावा और किसी आत्महत्या को मुद्दा नहीं बनाया। सुशांत सिंह राजपूत के लिए मन में पीड़ा है, दुख है, लेकिन उतनी ही पीड़ा और दुख है जितना जो 12,000 किसान जिन्होंने आत्महत्या की उनके लिए भी। लेकिन इन किसानों की आत्महत्या में सेंसेशन नहीं, इन किसानों की आत्महत्या से मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। तो सोशल मीडिया के या टेलीविजन चैनलों ने इन्हें कोई मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि इससे कोई टीआरपी हासिल नहीं होनी थी। तो ये नए तरह की परिस्थितियां हैं।
ये नए तरह का समय है। तो इन परिस्थितियों और इन समय को अभिव्यक्त करने के लिए नए चरित्रों की जरूरत है, नए विषय वस्तु की जरूरत है, नई भाषा, नए शिल्प की जरूरत है। प्रेमचंद के समय के साहित्य के टूल्स से काम नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज जो प्रेमचंद के समय और प्रेमचंद के साहित्य से आज भी वैसे ही जारी रहेगी, वह है कि प्रेमचंद का अपने समय की जनता, अपने समाज से जो लगाव था। आपके विषय वस्तु नए हो सकते हैं, आपके चरित्र नए हो सकते हैं, लेकिन लगाव आपको वैसा ही रखना होगा जैसा प्रेमचंद ने अपने समय में रखा था। प्रेमचंद कभी भी उसी समय समाज के लिए आवाज उठाते रहे जिस समाज को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यानी प्रेमचंद अगर आज होते तो वैसा ही साहित्य लिख रहे होते कि उनके ऊपर पुनः राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, वो भले ही देशद्रोह के नाम पे हो, पुनः उनके ऊपर राजद्रोह के मुकदमे चलते हैं। इस तरह का साहित्य प्रेमचंद लिखते हैं। उनके लेखन को सत्ताएं बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो कुल मिलाकर उनका देश एक ऐसा देश था जो बहुसंख्यक धर्म का देश नहीं था, किसी एक जाति का देश नहीं था, किसी एक संप्रदाय का देश नहीं था। उसमें सबके लिए जगह थी। उसमें वो सवाल चेतना के केंद्र में थे जो दूसरे लोग उठाने से हिचक रहे थे। प्रेमचंद का हिंदुस्तान बहुजातीय राष्ट्र का हिंदुस्तान था, जिसमें कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं थी। किसी एक कौम के या किसी एक संप्रदाय के हिमायती प्रेमचंद नहीं थे। उनका हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान।